स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से आज एक हैरानी भरी खबर सामने आई है, जब दो गुट के लोगों के आपसी झगड़े का खामियाजा एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दरअसल राजपुर इलाके में सोमवार सुबह ओवरटेकिंग विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दिल्ली नंबर के फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सवारों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर का पीछा किया और उसे रुकवाने के लिए टायरों पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान टारगेट से चूक कर एक गोली मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को जा लगी, जिसकी मौत हो गई। मृतक मुकेश जोशी सेना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। देहरादून में एक रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के जोहड़ी गांव में सोमवार सुबह करीब 6:50 पर हुई, जब रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर टहलने निकले थे। मसूरी रोड पर मालसी के पास में दिल्ली नंबर की दो कार सवारों के बीच में ओवरटेकिंग पर बहस हो गई, जिसके बाद में एक कार सवारों ने दूसरी कार का पीछा किया। इसके बाद में कार को रोकने के लिए दूसरे कार सवारों ने कार के टायर्स पर फायरिंग की, लेकिन इसी दौरान एक गोली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जा लगी। घायल ब्रिगेडियर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसमें दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, उसमें एक पक्ष को तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनको अभी थाने में बैठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी दूसरा पक्ष जो जिनके मध्य ये विवाद चल रहा था, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी टीमें अभी लगी हैं, शीघ्र ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी इस घटना में सम्मिलित है, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, सभी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि दो गाड़ियों में सवार लोगों के बीच में हुई कहासुनी के दौरान गोलीबारी शुरू हो गई। इसी दौरान एक गोली आकर मॉर्निंग पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर को जा लगी। इससे वे गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़े। मैं सुबह लड़की को जाता हूँ कॉलेज छोड़ने। मेरा टाइम है दिल्ली का 6:30 6:35। तो जैसे मैंने गेट खोला, गाड़ी यहाँ निकाली, बाइक खड़ी करी रोड पे, ऊपर से कार आई स्पीड से गोली की तरह। ठीक है, तो मैं उनको देख के जी तेज आई, मैं अंदर चला गया, थोड़ा सा अंदर चला गया। तो मुझे नहीं पता था उन्होंने गोली चलाई, क्या चलाया। उसके बाद वो बुजुर्ग यहाँ पर आए, गिर गए। मेरे को लगा शायद उन्हें अटैक पड़ गया, बेहोश हो गए। तो हम आया, इधर आया, मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैंने कहा उनको देखता हूँ, थोड़ा शादी शुदी वो लोग मरने लगे, शादी शुदी जो साथ में थे इनके। उसके बाद यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया उनके राइट साइड से। तो ब्लड आया, हमने शॉट हटाया, हमने कहा देखा गोभी, तब पता लगा गोली लग गई इनकी। हम तब उनको गाड़ी को रुकवाई, गाड़ी को रुकवा के गाड़ी जा रही थी, उसको रुकवाया, उनको बैठाया, मैच भेज दिया। घटना के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी करके सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या ने राजधानी की नाइट लाइफ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद ने गोलीकांड का रूप ले लिया और अब सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि नाइट क्लब कल्चर और पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक नाइट क्लब में रविवार रात को दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। सूत्रों के मुताबिक विवाद की वजह एक युवती बताई जा रही है। क्लब के कर्मचारियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। एक पक्ष क्लब से बाहर निकलकर कर्मचारियों का पीछा करता हुआ जोड़ी गांव तक पहुंच गया, जहां फायरिंग के दौरान एक गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग बात करते हुए जाते हैं, अचानक देखा बहुत तेजी से दो गाड़ियां वहां से उस रोड पर चले आ रही थी। तो हम लोग सहम गए और हम सहम के एकदम से साइड में कूदे, जहाँ पे नाली सड़क के किनारे पर। और इतने में एक बहुत जोर की आवाज़ सुनाई भी, गोली की, पटाखे की तरह बहुत तेज आवाज़ थी। और वो गोली लगने से वो गोली सीधे ब्रिगेडियर जोशी के सीने पर लगी। और जैसे ही उनके सीने में वो एकदम से एकदम गिर गए, तो हम दोनों उनको संभालने लग गए। हम
और गाड़ी स्पीड से निकल गई। तो देखा कि 2 गाड़ी बहुत रफ्तार से आ रही है, वो ऐसी रफ्तार थी जैसे कि स्पीड वंदे भारत चल रही है। हम लोग किनारे आने की और कोशिश किए नाली की तरफ, तब तक एक आवाज आई पटाखे की और मैंने देखा कि हमारे जो 7 ब्रिगेडियर जोशी चल रहे हैं वो गिर गए। तब तक गाड़ी निकल गई, जब तक उनको हम उठाएं या सीधा करें वो फेंट हो गए। देहरादून में नाइट क्लबों की बढ़ती संख्या और उनकी मनमानी अब बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। नियमों के मुताबिक क्लबों के संचालन का समय तय है, लेकिन हकीकत ये है कि कई क्लबों में देर रात नहीं बल्कि सुबह 4-5 बजे तक डीजे और पार्टी जारी रहती है, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है बल्कि अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। देहरादून में ये कोई पहला मामला नहीं है जब नाइट क्लबों से जुड़ा विवाद खूनी घटना में बदला हो। सवाल ये है कि क्या क्लब मालिकों को नियमों की कोई परवाह नहीं और क्या पुलिस की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है। कानून व्यवस्था का ही नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर में नाइट क्लब यानी कि जो ये जैन जी क्लब है ये सवेरे तक आखिर में कैसे चल रहा था, क्योंकि एक टाइमिंग बॉन्ड होता है, तय समय से आगे नहीं चला सकते। तो ये नाइट क्लब कैसे सवेरे तक चल रहे थे जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये देहरादून का एक इकलौता क्लब नहीं है जहां पे इस तरीके की आए दिन घटनाएं देखने को। देहरादून में कई ऐसे क्लब हैं जहां देर रात लड़ाई झगड़े की आम बात हो चुकी है और देहरादून का ये राजपुर रोड है वो क्लबों के लिए बड़ा माना जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा नाइट क्लब भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18 देहरादून। तो देहरादून में आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के परिजनों से मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है और गहरा दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में संचालित क्लब और बार निर्धारित समय के बाद बिल्कुल न चलें। उनका मानना है कि नियमों की अनदेखी के चलते ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ पर जितनी राजपुर रोड पर बार है, जबकि इनका समय 10:30-11 बजे तक बंद होने का है, लेकिन 3-3 बजे तक खुली रहती हैं और इस प्रकार की घटना यहाँ पर पहले भी हुई। तो हमने प्रशासन से कहा इसमें सख्ती से अमल किया जाए और ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की निवृत्ति न हो। और इस दुख की घड़ी में हमारी सरकार उस परिवार के साथ में खड़ी है और जो हर मदद सरकार की तरफ से होगी उसको दी जाएगी। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ सकते हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री के देहरादून आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको दे रखे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। और उत्तराखंड में सियासी तपिश बढ़नी शुरू हो गई है। बीजेपी ने 2027 के महासमर से पहले अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अब कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी कर रही है। इसकी शुरुआत देहरादून की रायपुर विधानसभा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। रायपुर विधानसभा में बीजेपी का ये सम्मेलन सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान का ट्रेलर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का आगाज किया और साफ कर दिया कि अब पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में ऐसे ही सम्मेलन करेगी, जहां बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। सम्मेलन में सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। विकास कार्यों से लेकर योजनाओं तक का पूरा खाका रखा गया। साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी सराहा गया। मंच से विपक्ष पर भी जमकर सियासी प्रहार हुए। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहां तक पहुंचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे ही प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव-गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए हाल ही कांग्रेस में हुई ज्वाइनिंग पर कहा कि फ्यूज बल्ब कभी जला नहीं करते हैं।
में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरह इनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं है, दिल्ली बैठ के निर्णय लेते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज्ड बल्ब, चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज्ड बल्ब जला नहीं करता। सम्मेलन में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि चुनावी मैनेजमेंट का भी पूरा पाठ पढ़ाया गया। कार्यकर्ताओं को एसआईआर की बारीकियां समझाई गईं कि कैसे जनता तक पहुंचना है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और कैसे सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से रखना है। कुल मिलाकर बीजेपी ने 2027 की लड़ाई से पहले सियासी वार्म अप शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रायपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम ने दिल्ली में हुई कांग्रेस ज्वाइनिंग कार्यक्रम पर कहा कि उनके पदाधिकारी अब दिल्ली से देहरादून आने तक को तैयार नहीं हैं और ज्वाइन करने वालों को फैब्रिकेटेड तरीके से बीजेपी का बताया जा रहा है, जबकि कोई भी बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है और हमने अपनी पार्टी में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। अपना स्थान ग्रहण करेंगे हमारे वो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कौन से दिग्गज है यहाँ हो ही नहीं रहा है। उनकी प्रभारी जी या पता नहीं जो पदाधिकारी है वो देहरादून आने में भी उनको तकलीफ होती है। देहरादून में नहीं आ रहे, दिल्ली बुला रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। मैंने भी सोचा पता नहीं एक बार तो मेरे पास भी न्यूज आई तो मैं भी थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैंने कहा लग रहा है कौन शामिल हो रहे हैं, इतने बड़े कौन दिग्गज हैं। बाद में देखा जब नाम आए, एक भी भाजपा का वर्तमान में सदस्य नहीं है, एक सदस्य नहीं है। अरे कोई 5 साल पहले पार्टी से निकला हुआ है, कोई चुनाव हार के निकला हुआ है, कोई किसी आरोप में निकला हुआ है, कोई किसी और में निकला हुआ है, ये फैब्रिकेटेड चीज है। और हमने तो अपने यहाँ के हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। और सोमवार को राज्यसभा में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने गौचर हवाई अड्डे के विस्तार के साथ ही यहां से नियमित तौर पर व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की मांग की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चमोली जिले में पड़ने वाला गौचर हवाई अड्डा बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के साथ सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपदा के लिहाज से संवेदनशील इस जिले में इस हवाई अड्डे का विस्तार बहुत जरूरी है। मेरी सरकार से मांग है कि गोचर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाए, गोचर हवाई पट्टी को बड़े विमानों के लैंडिंग के अनुकूल बनाया जाए और यहां से देहरादून, दिल्ली व पंतनगर के लिए नियमित फिक्स विंग विमान सेवा शुरू की जाए। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अगले चरण में गोचर और नैनी सैनी पिथौरागढ़ को प्राथमिकता दी जाए और ऑपरेटरों को सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। महोदय, मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर जो हवाई सेवा दिल्ली से भी और देहरादून से प्रारंभ हुई है। मैं इसके लिए सरकार का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड के नारी निकेतन में अब मनोचिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्दी ही इस पर प्रस्ताव बनाएं ताकि अगली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाया जा सके। 2 दिन पहले नारी निकेतन में संवासिनी द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया था, जिसके बाद अब मनोचिकित्सकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बहुत जल्द हम लोग कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आए जहां पर मेडिकली अनफिट महिलाएं या मेंटली अनफिट महिलाएं जो हैं उनके लिए जो है अलग से उसे स्वास्थ्य विभाग उसको परीक्षण करे, स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट हो। काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी चैती मेले में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास कार्य हो रखे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के बाद गुजरात भी यूसीसी वाला राज्य बन गया है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार धार्मिक स्थानों का कायाकल्प कर रही है, साथ ही मानस खंड के तहत काम तेजी के साथ किए जा रहे हैं। यूसीसी का कानून पास कर दिया है, वहां भी विधेयक बन गया है। इसी प्रकार से हमने नकल का कानून बनाया। नकल का कानून भी आज पूरे देश में हमारा एक उदाहरण बन गया है।
ऐसे अनेक काम। इसी क्रम में हमारी सरकार काशीपुर के सर्वांगीण क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। यहाँ काशीपुर में 133 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। 16 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हो चुका है, जो आने वाले समय पर हमारे यहाँ व्यापार और रोजगार, नौजवान युवाओं को अनेक अवसर उनके लिए सर्जित करने वाला है। खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में इन दिनों गैस संकट गहराता ही जा रहा है। कई जगह गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें भी सड़कों पर लोगों को लगानी पड़ रही है। नैनीताल के मंगोली में नई शराब दुकान का महिलाओं ने विरोध किया और सरकार से अस्पताल और स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति की मांग की। अल्मोड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। कोसी नदी के पास किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया है। अल्मोड़ा में सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने पर पुलिस सख्त हो गई है और जाखन देवी में एक ठेकेदार का चालान किया, जो लंबे समय तक सड़क में ही सामान रख रहा था। हरिद्वार में आज ग्रीन कार्ड शुभारंभ किया गया। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ARTO कार्यालय से चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में फिर से बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। कई इलाकों में छाए बादल, बारिश का अलर्ट और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। 22 अप्रैल को खुलने वाले केदारनाथ के कपाट की तैयारी तेज। केदार धाम और पैदल रूट से बर्फ हटाई जा रही। अल्मोड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के नए पदाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया है। बाजार में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। उत्तरकाशी के फिताड़ी गांव में पिछले दिनों भीषण अग्निकांड हुआ था। इसमें कई परिवार प्रभावित हुए। विधायक प्रीतम सिंह ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। विकासनगर के शक्ति नहर, डाक पत्थर, पुलिस चौकी और आसपास इलाकों में जगह जगह कूड़े का ढेर है। इससे लोग परेशान हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालक के लिए हलचल तेज हो गई है। 1 अप्रैल को कॉर्बेट में जिप्सी संचालन के लिए लॉटरी होगी। कुल निर्धारित परमिट से ज्यादा आवेदन आने के बाद लॉटरी का फैसला लिया गया है, जिस पर जिप्सी संचालकों की निगाहें टिकी हैं। हालांकि अब तक आवेदनों का पंजीकरण सही पाए गए हैं, जिसके बाद ओपन कैटेगरी और EDC श्रेणी में शामिल सभी को लॉटरी से ही किया जाएगा। कैटेगराइजेशन नहीं है, तो उसी की रिगार्डिंग एक मीटिंग थी कि भाई आप जो एक आवेदन है अपना दे सकते हैं और हम आपकी बात जो है आगे तक पहुंचा देंगे इस चीज़ में। बट प्रेजेंटली 2024 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमको लॉटरी करनी पड़ेगी अभी 1 तारीख को, जिसकी हमने डेट निर्धारित की है। अब हमको इसमें लॉटरी तो करा रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से नहीं करा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट प्रशासन ने माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की भी अवहेलना की है, जिसको लेकर हम फिर से न्यायालय की शरण लेंगे। और ये जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, या तो उन गाड़ियों को ये सरकारी दामाद बना लें और उनको भी क्या कहते हैं उनकी पेंशन मान दें जिनको उन्होंने सेव किया हुआ है। ईरान युद्ध का सीधा असर उत्तराखंड की पर्यटन इंडस्ट्री पर पड़ा है। कुमाऊं के पर्यटन के रीढ़ कहे जाने वाले होटल और रिजॉर्ट कारोबार में काफी गिरावट देखने को मिली। मार्च के महीने में कुमाऊं के बड़े बड़े रिजॉर्ट में ये सुनसानी हैरान करने वाली है। ज्यादातर रिसोर्ट का यही हाल है, इनसे पर्यटक गायब हैं और इसकी सीधी वजह है कमर्शियल गैस की किल्लत। लिहाजा होटल और रिसोर्ट के मेन्यू का स्वाद गायब हो गया है। गेस्टों को स्टे करवा रहे हैं और खाना वगैरह हम लोग उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो खाने के लिए वो लोग जो है लोकल जो यहाँ पे हमारे ढाबा और जो रेस्टोरेंट है उन्हीं पे जो है वो लोग अपना जो है खा रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर जो है अभी भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। हर वर्ष मतलब पैराग्लाइडिंग में मार्च के बाद एक बहुत टूरिस्ट जनसैलाब यहाँ पे आ जाता, उमड़ जाता था, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है क्योंकि ये अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है, पर्यटक बिल्कुल यहाँ पे जीरो है।
जाहिर है होटल और रिजॉर्ट में आने के बाद कोई भी पर्यटक अच्छा खाना चाहता है, लेकिन गैस की कमी से यहाँ खाना पर्यटकों को नहीं मिल रहा और होटल का कारोबार ढीला पड़ गया है। यही नहीं, पर्यटन से जुड़े दूसरे कारोबार जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य चीजों पर भी इसका असर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रसोई गैस संकट के बीच अब बंद पड़ी योजनाओं के खुलने की कवायद भी तेज हो गई है। आईआईपी और यूकास्ट की पेरोल ब्रिकेटिंग परियोजना अब सरकार प्रदेश भर में शुरू करने की तैयारी में है। देखिए। पिछले 25 दिनों से देश में रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है और उत्तराखंड में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग है। लेकिन इन सबके बीच सरकार की कवायद वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देने की है। साल 2024 में चंपावत में SCIR, IIP और यूकास्ट ने मिलकर पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों को जमा कर पिरूल ब्रिकेटिंग परियोजना को लॉन्च किया, ताकि ब्रिकेटिंग तकनीक के जरिए जैव ईंधन बनाया जा सके। PPP मोड पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चंपावत में सक्सेसफुल रहा, जिसमें गांव की महिलाओं की आय होने के साथ ही जंगलों की आग से बचाव पर भी ये मददगार साबित रहा। फिलहाल जिस तरह से लोग रसोई गैस को लेकर परेशान हैं, उसको देखते हुए सरकार ने भी प्रदेश में 50 यूनिट और लगाने के निर्देश दिए हैं। पिरूल की इन पत्तियों को हम लोग ब्रिकेटिंग के माध्यम से ईंधन में बदल रहे हैं। ये जो ईंधन है, ये जो फ्यूल है, ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडस्ट्री में भी हीटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है। चंपावत में लगभग 1000 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से वो उत्पादन करने की मशीन उन्होंने लगाई है, लेकिन ये एक विकल्प ही होगा। हमारी जो जरूरत है उसके लिए एक सहायक सिद्ध होगा। वन निगम को भी बताया गया है कि वो लोग लकड़ी इत्यादि का इंतजाम करें।